चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। शुरू करते हैं। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. सलीमा जो कि समर कैंप गई थी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब वो समर कैंप अटेंड कर रही थी। वो विज़िट करने गई थी मनाली, हिमाचल प्रदेश में जो है मनाली विज़िट करने गई थी अपने क्लासमेट्स के साथ में। वो याद करती है कि कितना सरप्राइज़ था उसके लिए जब उसने लैंडफॉर्म्स और नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस देखे थे। जैसे जैसे उसकी बस ऊपर जाती जा रही थी, नेचुरल वेजिटेशन और लैंडफॉर्म्स में चेंज देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी। ठीक, जो फुटहिल्स में, हिमालयाज़ के फुटहिल्स में जो डीप जंगल्स थे जिसमें साल एंड टीक के ट्रीज़ थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे थे, है ना, डिसअपेयर हो गए थे। उसको टॉल ट्रीज़ दिखने लग गए थे जिसकी जो लीव्स थी वो थिन पॉइंटेड लीव्स थी और कोन शेप्ड कैनोपी थी उसकी माउंटेन स्लोप्स पे। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, नीचे उसे जो फुटहिल्स था वहाँ पे उसे डीप जंगल्स दिख रहे थे जिसमें साल और टीक के ट्रीज़ दिख रहे थे। उसके बाद ऊपर जब गई तो देखा माउंटेन स्लोप्स पे उसको कोन शेप्ड कैनोपीज़ वाले जिसमें थिन पॉइंटेड लीव्स है वैसे टॉल ट्रीज़ दिख रहे हैं। ठीक, वो सीखती है कि ये जो ट्रीज़ है ना, ये कौन से ट्रीज़ है, ये कॉनिफेरस ट्रीज़ है। ठीक, वो नोटिस करती है कि उसने नोटिस किया कि जो टॉल ट्रीज़ हैं उस पे ब्राइट फ्लावर्स लगे हुए हैं और वो फ्लावर्स क्या हैं, वो जो ट्रीज़ थे वो रोडोडेंड्रॉन्स के थे। ठीक, मनाली से वो विज़िट करती है रोहतांग पास और वहाँ जाते टाइम वो देखती है कि जो लैंड था ना वो शॉर्ट ग्रास से कवर्ड था और कुछ प्लेसेस में स्नो भी थी, मतलब और हायर प्लेसेस पे वो जाती है। ठीक, तो फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी सरमाइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड and the character of vegetation. With the changes in height, the climate changes and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. सलीमा के ऑब्जर्वेशन से हमने ये सीखा कि जो हाइट है लैंड की और जो वेजिटेशन का कैरेक्टर है उन दोनों में कुछ ना कुछ एक क्लोज रिलेशनशिप है ना। लैंड की हाइट और वेजिटेशन के कैरेक्टर के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हाइट चेंज होती है क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज होता है और वेजिटेशन भी वैसे ही चेंज होता है। जो ग्रोथ है वेजिटेशन का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। वहाँ पे कैसा टेम्परेचर और कैसा मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करता है वहाँ का वेजिटेशन। और ये किस पर डिपेंड करता है, और ये स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल पर भी डिपेंड करता है। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम देखें तो टेम्परेचर पर, मॉइस्चर पर, स्लोप पर और थिकनेस ऑफ सॉइल पर। इन सारी चीज़ों पर जो हमारा वेजिटेशन है उसका ग्रोथ डिपेंड करता है। ठीक, द टाइप एंड the type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified in 2-3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। जो बोल क्या रहे हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप एंड थिकनेस है ना वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस क्योंकि इन फैक्टर्स में वेरिएशन होता है। फैक्टर्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप, थिकनेस ऑफ सॉइल, इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें वेरिएशन होता है, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन का भी टाइप और थिकनेस वैरी करता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि नेचुरल वेजिटेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। फॉरेस्ट क्या होते हैं? विच ग्रो where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grow. Forest क्या है? जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ट्री कवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्री कवर को वो सपोर्ट करेगा। ठीक, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड होकर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ भी ग्रो करेंगे और उससे फिर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट जो है वो ग्रो हो जाएगा। ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासलैंड्स कहाँ आते हैं? जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी मॉडरेट होती है। ठीक, श्रब्स कहाँ आएंगे? थोर्नी श्रब्स एंड
shrubs and स्कर्ब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो श्रब्स है वो कहाँ आते हैं, वो ड्राई रीजन में आते हैं, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे हमें श्रब्स दिखते हैं। ठीक, सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज observation of the variety of vegetation in different part of different continent. He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. Salima realized the Himalayas have almost all variety of forest which one can see while moving from the equator to the polar region. अब सलीमा जो हिमालयन ट्रिप पे वो गई थी, अपने एक्सपीरियंस को वो अपने फादर के साथ में शेयर करेगी। उसके फादर जो कि वर्ल्ड के बहुत सारी प्लेसेस को विज़िट किए हुए हैं, है ना। जो उसके फादर हैं वो सलीमा को कहते हैं कि उस उनके ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पे वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया। जैसे कि उन्होंने बताया कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट उन्होंने सब पोलर रीजन में देखा, थोर्नी बशेस जो हैं वो डेजर्ट्स में मिलते हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो है ह्यूमिड रीजन्स में मिलते हैं, ऐसे करके कई सारे। तो सलीमा को रियलाइज़ होता है कि जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल वैराइटीज़ ऑफ जो वेजिटेशन जो उसके फादर ने बताया उसको वो सारे वहाँ पे मिलते हैं। मतलब जो इक्वेटर से पोलर रीजन तक जाते टाइम जो भी फॉरेस्ट जो भी वेजिटेशन मिलता है ना वो सारा हिमालयाज पे मिलता है। ठीक, द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। जो चेंजेस हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन में वो अकर कैसे करता है, किसकी वजह से अगर करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस की वजह से। जो नेचुरल वेजिटेशन के टाइप में चेंजेस है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंजेस की वजह से। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या, टेम्परेचर, रेनफॉल मेनली। तो अगर इनमें चेंज होगा तो नेचुरल वेजिटेशन चेंज होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वर्ल्ड में, और उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और क्या कौन सी वाइल्ड लाइफ वहाँ रहती है, वो एक एक करके देखेंगे। पहले फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड्स पे आएंगे और फिर श्रब्स पे आएंगे। ठीक, तो पहले आते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट पर। ओके, फॉरेस्ट पे आते हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, these forests are also called tropical rain forest. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive very heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. पहला फॉरेस्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पे आते हैं, ये थिक फॉरेस्ट जो है वो उन रीजन्स में आते हैं इक्वेटर के पास के और ट्रॉपिक्स के क्लोज। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के क्लोज जो रीजन होता है ना वहाँ पे हमारे ये थिक फॉरेस्ट, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हमें मिलते हैं। इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ये रीजन जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है ना। ट्रॉपिक्स वाला रीजन जहाँ सनलाइट ज़्यादा आ रही है तो ये हॉट होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होगी थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, इस वजह से यहाँ की जो इन ट्रीज़ की जो लीव्स होती है ना वो एक साथ सारी नहीं गिरती है, इसी वजह से ये हमेशा एवरग्रीन दिखता है ना। जो थिक कैनोपी है इस क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज़ की वो मतलब इतनी ज़्यादा थिक कैनोपी होती है। इसकी कैनोपी मतलब ये ऊपर का हिस्सा जो है वो इतना ज़्यादा थिक होता है कि सनलाइट अंदर जा ही नहीं पाती है। इवन डे टाइम पर भी सनलाइट फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा पाती है। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये सारे यहाँ पर कॉमन है। और यही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आगे और हम पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। ओके ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जब हमने 6th क्लास पढ़े रहते हैं एनसीईआरटी, उसमें भी एक चैप्टर था नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया को लेकर, है ना। तो उसमें हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, इंडिया में मिलते हैं। आप हमें बताइए कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पर मिलते हैं। ठीक, यही सारी चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पर भी। इंडिया में वो प्लेसेस बताइए जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सेकंड है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन
the large part of India, northern Australia, and in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem, and shisham. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, and constructional material. Tiger, lion, elephant, langur, monkeys are the common animal of these region. दूसरे हैं ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड सेंट्रल अमेरिका में. इस रीजन में सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस, ये जो रीजन है ना, ये सीजनल चेंज एक्सपीरियंस करता है. यहाँ पे ड्राई सीजन आता है और यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं, मतलब गिरा देते हैं ड्राई सीजन में वाटर को कंजर्व करने के लिए. हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे हैं. कौन से हैं? साल, टीक, नीम, शीशम, ये सारे हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं. और ये जो हार्डवुड ट्रीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये हार्डवुड ट्रीज़, जिसमें कि साल, टीक, नीम, शीशम ये आते हैं, है ना. और यहाँ पे जो एनिमल्स है वो मिलते हैं कौन से? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो हमको ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट में. वही क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया में तो लार्ज पार्ट पे मिलते हैं, लेकिन इंडिया में स्पेशली कहाँ कहाँ ये मिलते हैं वो बताइए. ठीक, फिर है हमारे टेम्परेट एवरग्रीन. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continents. In southeast USA, South China, and in southeast Brazil, they comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus. ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये कहाँ मिलते हैं? ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलते हैं. ठीक, तो मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन पहले देखते हैं क्या ये इंडिया में मिलेंगे क्या? मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन, तो हमारा इंडिया दिस लाइक है ना, ये हमारा जो पेनिनसुलर वाला एरिया है वो, मतलब यहाँ पे हमारा वाटर है पूरा. और हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो लगभग यहाँ से कहीं से जाता है. ठीक, तो ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री. इसके नीचे आ गए ट्रॉपिक्स, इसके ऊपर मिड जो हमारा मिड लैटिट्यूडनल या फिर हम टेम्परेट रीजन कहें वो है हमारा. ठीक, लेकिन यहाँ पे जो कह सकते हैं कि यहाँ पे कोस्ट नहीं है, कोस्टल रीजन है. कोस्टल रीजन तो ट्रॉपिक्स में है ना, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कह सकते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना. ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं ज़्यादातर साउथ ईस्ट जो यूएसए है, ईस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे मिल रहे हैं. जैसे साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्ट ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे मिल रहे हैं. और यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़ दोनों मिलते हैं, जैसे ओक, पाइन, यूकेलिप्टस सारे यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. ठीक, ये भी एवरग्रीन रहते हैं. टेम्परेट मतलब ये मिड लैटिट्यूड में मिलते हैं, बस टेम्परेट रीजन में मिलते हैं. एवरग्रीन मतलब थ्रू आउट द ईयर ये भी ग्रीन ही दिखते हैं हमको. फिर टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट आते हैं. एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड देयर आर कॉमन there are more temperate deciduous forests. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in coastal region of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, fox, wolves are common animals commonly found. Birds like peasants, monal are also found here. फिर क्या है? टेम्परेट डिसीडुअस. हमने क्या क्या पढ़ा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डिसीडुअस पे आ गए. अब टेम्परेट डिसीडुअस भी हायर लैटिट्यूड पे ही मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में ही मिलेंगे. डिसीडुअस क्यों है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सीजन में, मतलब ड्राई सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं. ये मिलते कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिले में, और उसके अलावा कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप में भी मिलते हैं. ठीक है, इसमें कॉमन ट्रीज कौन से हैं? तो ओक, ऐश, बीच है. एनिमल्स कौन से हैं? डियर, फॉक्स, वुल्फ मिलती है. बर्ड्स में देखें तो पीजेंट एंड मोनाल मिलती है यहाँ पर. ठीक, ये रही मोनाल, ये पीजेंट. ठीक है, अब आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पे. टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट का पिक्चर ये था. फिर आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में.
You have learned that most of the east and northeast margin of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margin of continent are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, South America, and southwestern Australia. These regions are marked for hot, dry summer and mild, rainy winters. Citrus fruits such as orange, figs, olives, grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here. मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का क्या है, जैसे हम देखें कि जो टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है ना, वो हमें कॉन्टिनेंट के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में मिलते हैं, है ना। ज़्यादातर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में कॉन्टिनेंट के हमें टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक, तो कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है वो डिफरेंट है, वहाँ पे हमें जो वेजिटेशन मिलता है वो है हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ठीक, और ये मिलता कहाँ है, ये पहली चीज़ तो जो मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप मेडिटेरेनियन सी है उसके अराउंड का एरिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में जो उसके आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे मिलता है, जैसे इसका नाम है। उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी के बाहर भी ये हमें मिलता है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया यूएसए का, है ना, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका हो गया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन सब रीजन में भी, लेकिन साउथ वेस्ट मार्जिन पे, ठीक है, ये वेस्ट या साउथ वेस्ट मार्जिन पे हमें मेडिटेरेनियन जो वेजिटेशन है वो मिलेगा। ये जो रीजन है ना, यहाँ पे जो समर्स होते हैं वो हॉट एंड ड्राई होते हैं, एंड जो विंटर्स होते हैं वो थोड़े माइल्ड एंड रेनी विंटर्स होते हैं। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जिसमें खट्टापन होता है, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो इनका नेचुरल वेजिटेशन था ना उसको रिमूव कर दिया है। किसके लिए? कल्टीवेट करने के लिए, जो उन्हें चाहिए वो कल्टीवेट करने के लिए यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव कर दिया और यहाँ सिट्रस फ्रूट्स को वो कल्टीवेट करने लग गए हैं। तो और यहाँ पर हमें बहुत मतलब यहाँ पे हमें कोई वाइल्ड लाइफ भी एज सच नहीं मिलती है ज़्यादा अच्छी। ठीक, फिर आ जाते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट पर। कॉनीफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का, ये देखो मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसे कुछ वाइन यार्ड है ये। ठीक, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है, ये कल्टिवेबल एरिया है। मेडिटेरेनियन ट्रीज यहाँ पे देख लेते हैं। जो मेडिटेरेनियन ट्रीज है अडाप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क and wax coated leaves which help them reduce transpiration. Mediterranean region are known as orchards of world for their fruit cultivation. देखो मेडिटेरेनियन ट्रीज ने ना खुद को अडॉप्ट कर लिया है ड्राई समर को लेके, क्योंकि वहाँ पे समर्स ड्राई होते हैं, उसको लेके उन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब ढाल लिया है। कैसे? उनका जो बार्क होता है, जो पेड़ों की छाल होती है ना, वो बहुत थिक है, और उनकी जो लीव्स है वो वैक्स कोटेड है। ठीक, वो हेल्प करती है उनको ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन जो वाटर का इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक, तो उससे ये उसको ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, और समर में भी, ड्राई समर में भी जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। और मेडिटेरेनियन रीजन को ऑर्चार्ड्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। ठीक, ये ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट पे। कॉनीफेरस फॉरेस्ट क्या है? In the higher latitudes 50 to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called taiga. These forests are also seen in the higher altitude. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall softwood evergreen trees. The wood of these trees are very useful for making pulp, which is useful for manufacturing paper and newsprint. Matchboxes and packing boxes are also made from softwood. Chir, pine, cedar are the important variety of trees in these forests. Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. अब आते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट पे। ये कहाँ मिलते हैं? हायर लैटिट्यूड्स में 50 टू 70 डिग्री, जो नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब 50 टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वहाँ पे हमको ये
कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे और इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम टैगा भी बोलते हैं। ठीक, 50 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो फॉरेस्ट मिलता है उसे हम टैगा फॉरेस्ट या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक, ये हमें हायर अल्टीट्यूड्स पे भी मिलेगा। हायर अल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, अगर हम हाइट पे जाएंगे तब भी हमको इसी टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। ये वही फॉरेस्ट है जो हिमालयाज पे सलीमा ने देखे थे, है ना। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये टॉल एंड सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे मिल रहा है ना, सॉफ्ट वुड है इसकी। ये जो इन ट्रीज के जो वुड होते हैं ये पल्प बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और पल्प का यूज़ किया जाता है पेपर या फिर न्यूज़ प्रिंट बनाने के लिए। मैच बॉक्सेस या जो पैकिंग बॉक्सेस है ये भी इसी सॉफ्ट वुड से ही बनता है। जिसमें जो ट्रीज़ के नाम है वो चीर, पाइन, सेडार, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं ट्रीज़ की, है ना। उसके अलावा कॉमन एनिमल्स में देखें तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं। टैगा का मतलब क्या है, टैगा का मतलब है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। तो टैगा जो वर्ड है ये रशियन लैंग्वेज से आता है और इसका मतलब है प्योर और अनटच्ड। ठीक, तो ये है हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, और ये स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। अब आते हैं ग्रासलैंड्स पे, फॉरेस्ट कवर हो चुके हैं, अब आते हैं ग्रासलैंड्स पे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। दिस वेजिटेशन grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. Savanna grasslands of Africa are of this type. Elephants, zebras, giraffes, deer, leopards are common in tropical grasslands. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ मिलते हैं हमको, जो इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रॉपिक्स तक की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसके बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे जो रेनफॉल होनी चाहिए वो मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो यहाँ पे कौन से मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फिर ग्रासेस जो होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबी होती है, 3 से 4 मीटर तक की उसकी हाइट होती है। जैसे कि जो अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड्स है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। ठीक, यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, तो एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, डियर, लेपर्ड, ये सारे कॉमन है इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो दीज आर फाउंड इन the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffalo, bison, antelope and are common in the temperate region. टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ मिलते हैं, एक तो मिड लैटिट्यूडनल जोन में ट्रॉपिक्स के बाहर और दूसरा कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में भी हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक, यहाँ जो ग्रासेस होती है ना वो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ की ग्रासेस से शॉर्ट होती हैं और न्यूट्रिशियस होती हैं। ठीक, यहाँ पे जो हमें एनिमल्स मिलेंगे वो वाइल्ड बुफेलोज, बाइजन, एंटीलोप्स, ये सारे मिलते हैं टेम्परेट रीजन में। ठीक, यहाँ पे ग्रासलैंड्स देखें, जो डिफरेंट रीजन में हमें ग्रासलैंड्स मिलते हैं उनके डिफरेंट नाम। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो ईस्ट अफ्रीका में मिल रहा है उसको हम सवाना बोलते हैं। ब्राज़ील में कंपोज मिलते हैं, वेनेजुएला में लानोस मिलते हैं। ठीक, टेम्परेट में ग्रासलैंड्स में देखें तो अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपे और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ठीक, तो ये सारे जो हैं ये सारे नाम ग्रासलैंड्स के हैं, लेकिन ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक, अब आते हैं थोर्नी बशेस पे, जो हमारा थर्ड था shrubs उस पे। ठीक है, these are found in dry desert like region. Tropical desert are located on the western margin of the continents. The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. Identify the desert region of in the world map. Can you name the great desert of India? Name some of the common animals ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। तो थोर्नी बशेस ये कहाँ मिलते हैं, ये ड्राई डेजर्ट्स में मिलते हैं। ड्राई डेजर्ट लाइक जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे हमको थोर्नी बसेस मिलते हैं। और जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं ना ये हमें कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे। ठीक, वेजिटेशन कवर यहाँ पे बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है और बहुत ही ज़्यादा हीट आती है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। वर्ल्ड मैप पे डेजर्ट जाके देखना डेजर्ट रीजन कहाँ पर है। इंडिया का ग्रेट डेजर्ट कौन सा है बताओ। ठीक है, कॉमन एनिमल्स जो डेजर्ट में हमने पहले पढ़े हुए हैं वो भी बताइए, नाम बताइए उनके। ठीक, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। The growth of natural vegetation is very limited here. Only
mosses, lichens, and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia, and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions. Seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear, and snow foxes are some of the एनिमल्स फाउंड हियर. ठीक, तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ठीक, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ना बहुत ही लिमिटेड है, उसका ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड है. सिर्फ हमें यहाँ पे मॉसेस, लाइकेंस और वेरी स्मॉल श्रब्स मिलेंगे. ठीक, और ये कब ग्रो हो जाते हैं? बहुत ही छोटा सा एक शॉर्ट समर पीरियड आता है, वहीं उसी टाइम पे ये ग्रो कर जाते हैं. और इस टाइप के वेजिटेशन को टुंड्रा कहते हैं. ठीक, टैगा जो था वो 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड्स पे जो वेजिटेशन मिलता है उसको टैगा बोलते हैं, और उसके ऊपर पोलर रीजन में जो वेजिटेशन मिलेगा उसे हम कहेंगे टुंड्रा. और वहाँ पे मिलता क्या है? मॉसेस, लाइकेन, बहुत छोटे छोटे श्रब्स मिलेंगे. ये जो वेजिटेशन है ये पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है. यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके जो बहुत थिक फर होते हैं, बहुत थिक स्किन होती है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, उनका जो फर होता है, उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है. यहाँ पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं? तो उसमें सील है ना, वॉलरसेस है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक आउल है, पोलर बियर है, स्नो फॉक्स है. ये सारे एनिमल्स हैं जो हमें पोलर रीजन में मिलते हैं. ये देखो, पोलर बियर, सील, ये सारे पोलर रीजन में हमें मिलते हैं. सलीमा's father showed her some photograph of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. Salima started wondering, if all forests are cleared, then where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruit, nuts available in future? सलीमा के फादर जो हैं वो उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट की. ठीक, कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा देखती है कि लोग ना जो ट्रीज़ हैं उसको कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि लोकल पीपल अपने लैंड को क्लियर कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट के लिए. ठीक, ये क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को, इसके लिए उन्हें लैंड चाहिए सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जिसके लिए फिर ये फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. ठीक, सलीमा ना सोचना शुरू करती है कि अगर फॉरेस्ट सारे क्लियर हो गए तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? अगर फॉरेस्ट फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ पाएगी? अगर लोग इसी तरीके से फॉरेस्ट को काटते रहें तो हमें इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट, नट्स, ये सब फ्यूचर में अवेलेबल होगा कि नहीं? ठीक, डू यू एग्री विद सलीमा? Hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. क्या आप सलीमा के साथ एग्री करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कीजिए अबाउट द डिप्लेशन, जो हमारा डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहा है, मतलब जो ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और अपने जो मेजर्स हैं उसको सजेस्ट करिए इसको कंजर्व करने के लिए. ये था हमारा चैप्टर नंबर 6. This is complete and this is the exercise. Try it and thank you so much. Next chapter हम लोग करेंगे chapter 7. Okay, thank you so much.